Yes, we will continue from the leopard grip because this examination part is slightly longer. So I will upload in parts. So जब हमने leopard grip देख ली तो उसमें अगर पेशेंट की लेग सेमी फ्लेक्स्ड हो तो इजीली आपको हो जाएगा। ठीक है, जेंटली अपनी फिंगर्स को जो है पैल्पेट करना है, प्रेशर देखना है। ठीक है, मूव वन हैंड एट अ टाइम फॉर पैल्पेशन। दोनों हैंड्स को एक साथ मूव नहीं करना है। अगर एक आपने रखा है लेटरल के लिए, दूसरे से मूव करें। ठीक है, और कैसे, लेटरल से लेके मिड लाइन पे मूव आपने करना है हैंड को। हेड ऑफ द बेबी वही आपने देखना है कि आपने बताना भी इस तरह समरी में कि माय पेशेंट हैज़ अ बेबी इज़ अ वर्टेक्स और कफेलिक, जो भी आपने बताना है। बेबी इज़ कफेलिक इन प्रेजेंटेशन बिकॉज द बेबीज head is hard, globular and with bloatable mass which suggestive of it is head. सो अगर वो आपसे पूछे हाउ यू रिकग्नाइज दैट बेबी इट इज़ हेड, इट्स ए कफेलिक पोजिशन, सो आपने कफेलिक प्रेजेंटेशन को इसी तरह बतानी। ड्यू टू द हार्डनेस एंड द ग्लोबुलर विद ब्लॉचेबल मास सजेस्टिव ऑफ इट इज़ द हेड प्रेजेंटेशन और कफेलिक प्रेजेंटेशन। ब्रीच होगा तो आपने ये बोलना है कि द पेल्पेबल पार्ट वॉज फर्म, broad, irregular and not non-bloachable mass, so it's suggestive that baby is breech. And in case of when the lie was transverse, अगर transverse था lie तो आपने क्या बताना है कि there is no parts palpable, so baby is in transverse lie। आपने इस तरीके से करके ये बताना है। ये सारी बातें आपको बुक्स में भी मिलेंगी, ये सारी बातें आपको यूट्यूब में मिलेंगी, सारी बातें आपको जो मैं बता रही हूँ मिलेंगी। लेकिन आपने वो बातें अपने माइंड में बिठानी जो मैं आपको ये सारे वही पॉइंट्स जो आपको कई दफ़ा आपने रटे हुए हैं, कई दफ़ा आपने पढ़े हुए हैं, उसको मैं कैसे बता रही हूँ कि क्या क्या ये बातें माइंड में रखें। जो मैं बोल रही हूँ ये बातें माइंड में रखें, ताकि ये बातें आप माइंड में रखेंगी तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपको बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपने ये बातें अपने माइंड में रखी कि मैंने राइट साइड पे लेटरल, पहले आपने एक हैंड से चेक करना है। ठीक है, एक हैंड अगर आपने एक हाथ को आप फिक्स रखें और दूसरे हाथ से पैल्पेट करें। सही है, इस तरीके से करना है। इन बातों का ख्याल रखना है कि हार्डनेस हो रही तो हेड है, और अगर इरेगुलर फील हो रहा है, फर्म है, तो फिर ब्रीच है, और अगर कोई पार्ट फील ही नहीं हो रहा है तो फिर वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर स्लाई हो सकता है। इन बातों को आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा आप देखें कि ये ग्रिप आपने किस तरीके से, देखें एक हाथ रखा हुआ है, दूसरे हाथ से पेल्पेट करें, फिर दूसरे हाथ को रोक लिया है और फिर आप इस तरह पेल्पेट कर रहे हैं। उसके सारे पार्ट्स, फीटल के सारे पार्ट्स देख रहे हैं कि क्या लाए है। अगर तो आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होगा कि वो फील होंगे उसके पार्ट्स एक साइड पे, तो जिस साइड पे पार्ट्स फील हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे उसका जो है बैक होगी। और आपने ये देखना है कि रिड्यूस जो है, अगर फ्रंटल हाइट रिड्यूस है तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। ओलिगोहाइड्रोमेनास हो सकता है, ठीक है ना, IUGR हो सकता है, और लीकिंग हो सकती है। इंक्रीज मिल रही है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तो उसमें आपको फील नहीं होंगे पार्ट्स, और वो पॉलीहाइड्रोमेनास हो सकता है। ठीक है ना, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज हो सकता है, तो उसमें भी आपके जो है फीटर हार्ट नहीं होंगे। ट्रांसफर स्लाई अगर है तो आपको पार्ट्स जो है वो फील नहीं होंगे। आपने ग्रिप किस तरीके से करनी है। फिर आपने जो है पॉलिक ग्रिप पे हम थे कि पॉलिक ग्रिप जो है वो कैसे, और हेड का देखना है। ये सारी फिगर्स आपको हर जगह मिल जाएंगी। ठीक है, कि हेड कितना फिफ्थ होता है। फिफ्थ बहुत आसान है आपको, अगर तो आपकी फुल ग्रिप आ रही है तो वो 5/5 है। फिफ्थ को आपने एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन दोनों करके आपको फिफ्थ का अंदाज़ा होता है कि हाउ मच फिफ्थ, कि 4/5 पे है हेड, या 3/5 पर है, या 2/5 है, या 0 स्टेशन है। ये आपको स्टेशन और वो करके फिर पता चलता है।
जो 5th वाली बात है, ये हमेशा आपको पेल्विक और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन दोनों को आप करेंगे तो तभी 5th वाली पता चलेगी। फुली एक्सटेंडेड, फुली जो है वो फ्लेक्स्ड है, नॉर्मल फुली फ्लेक्स्ड होता है। ये देखिए थोड़ा सा नीचे आया, हेड थोड़ा एक्सटेंड हुआ, आपको इस तरीके से जो है ये सब मिलेगी पेल्विक ग्रिप में। पेल्विक ग्रिप क्यों इम्पोर्टेंट है? इट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड गिव्स मोस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है। टेल अबाउट द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस, टेल्स अबाउट द एंगेजमेंट ऑफ हेड। ठीक है। कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, क्या है? स्कार, स्कार टेंडरनेस क्या होगा कि इफ़ आप पेशेंट को आपने टच किया है स्कार पे और पेशेंट जो है 34-35 वीक्स के साथ है, कभी आपके पास ऐसा केस भी आ सकता है कि वो स्कार टेंडर था। अब एग्जामिनर जो होती हैं वो पहले से ही चेक करके रखती हैं, ये ना समझना कि उनको पेशेंट के बारे में पता नहीं है। उनमें से एक एग्जामिनर ने उसका पूरा एग्जामिनेशन, जर्नल, फिजिकल और एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन करा हुआ होता है और उसके पॉइंट लिखे हुए होते हैं, उनके पास पेपर्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं, उनमें उन्होंने सारे पॉइंट लिखे होते हैं और आपकी वो यही चेक कर रहे हैं जो उन्होंने किया है। इसलिए अपना एग्जामिनेशन हिस्ट्री बहुत अच्छा करना है। ऑस्कल्टेशन देखना है आपने कि फीटस जो है अलाइव है या नॉट है, और आपने उसके सही तरीके से, और ख़ास तौर पे आप अगर पेनार्ड से जो है चेक करना सीख लें, पेनार्ड स्कोप से या फीटोस्कोप से, जिसका असली नाम पेनार्ड स्कोप है, अगर आप इससे आपको फीटल हार्ट चेक करने आते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर फीटल हार्ट आपको अबव द अम्बलाइकस मिल रहे हैं, इट मीन्स के बेबी इज ब्रीच। अगर आपको बिलो द अम्बलाइकस मिल रहे हैं तो इट मीन्स के बेबी इज कफेलिक। अगर आपको जो है आपने ये चेक करनी है पल्स के आपकी ब्रीड जो है, अगर जो मदर की है यूट्राइन आर्टरी ब्रूड है वो फीटस से मिल रही है तो वो फिर जो है वो फीटल हार्ट है। ठीक है। अगर तो वो मदर की है तो वो आपको अलग से फीटल हार्ट को, और आप जो है उसकी पलपेट करके देखेंगे, ये फिगर ऐसी है, इसको चेक कर वो माइंड में इतना रखने की जरूरत नहीं। ये फीटर की वो पोजीशन बताई हुई है कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर कैसे होगी, कैसे। ठीक है। ये भी फार्मूला आपको याद करने की, जॉनसन फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ये फार्मूला याद करें कि किस तरीके से आपने बेबी का वेट निकालना है। बेबी का वेट जो है ख़ास तौर पे आपको अल्ट्रासाउंड से निकालने आना चाहिए, और ये उसमें एक तो आपको जो है क्लिनिकली पता चल जाता है कि बेबी लेस वेट है। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में आप IUGR का जो है शाजिया खटक में देख लें कि शाजिया खटक में जो है वो IUGR वाला जो चैप्टर है उसमें सारा जो है अल्ट्रासाउंड के लिहाज से बताया हुआ है कि किस तरह आपने बेबी का वेट निकालना है। सही है। इस पेज को ज़रूर आप देखिएगा और बेबी का वेट निकालना सीखिए अल्ट्रासाउंड की मदद से, और क्लिनिकली कि किस तरीके से आपको बेबी का वेट पता चलेगा। ठीक है। इसमें सारा फार्मूला नहायत डिटेल से दिया हुआ है। अब ये जो है ये आ गया आपका डायग्नोसिस। आपने समरी इस तरह बतानी है कि आपने पेशेंट का जब बताना है पेशेंट के बारे में, तो आपने पेशेंट को जो है वो कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस नाउ। तो आपने जो है डायग्नोस बताना है और वो कहेंगे समराइज योर केस। आपने समराइज कैसे? पेशेंट का आपने नाम उस वक्त तो पूछा था कि पेशेंट का नाम क्या है, लेकिन आपने बताते हुए नाम नहीं बताना है। माय पेशेंट एज, ठीक है ना, कितनी एज है उसकी और गेस्टेशनल एज कितनी है उसकी। ठीक। केम विद 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और देयर इज़ नो कॉमोर्बिडिटीज़ लाइक डायबिटीज़ उसकी हैं या नहीं है। ये मेन बातें आपने अपनी हिस्ट्री में बतानी डायग्नोसिस में। डायग्नोज्ड विद, और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं। शी हैज़ अ सिंगल फीटस और 2 अलाइव फीटस, ये बताना है। कैफेलिक और ब्रीच है, ये बताना है। ये ऑप्स की हिस्ट्री के लिहाज से बताया जा रहा है, इसलिए ऑप्स की डायग्नोसिस में आपने ये बात बतानी है। विद एडिक्वेट और इनएडिक्वेट लाइकर, ये आपने उसका यानी आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन के पॉइंट और उसके मिलाकर बताने। तो फिर आपने क्या बताना है? शी इज़ इन लेबर और नॉट इन लेबर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। शी इज़ नॉट इन लेबर एंड शी इज़ एडमिटेड फॉर फर्दर एवेलुएशन एंड एडमिट फॉर द सेफ डिलीवरी। ठीक है। ये बातें आपने बतानी है। ये देखें यहाँ पर जो बायोडेटा लिया था उससे आपने एज, गेस्टेशनल एज, पेशेंट एज, उसकी गेस्टेशनल एज, और पेशेंट का नेम नहीं लेना। माय पेशेंट
age this 30 years old with the gestational amenorrhea of 30 weeks. She is a patient of diabetes and hypertension, and she has complication of polyhydramnios और high blood pressure, कुछ भी आप क्या बताएं. She is with single baby or 2 live fetus, or baby is cephalic. On examination, baby is cephalic or baby is breech with adequate or inadequate liquor, और पेशेंट इज़ इन लेबर और नॉट इन लेबर, दोनों में से बात बता देनी है. और मोस्टली आपके एग्ज़ाम में वही पेशेंट आएगा जो नॉट इन लेबर होगा. ठीक है, लेबर वाले पेशेंट को एग्ज़ाम में नहीं लेके आते. ठीक है, शी इज़ एडमिटेड फॉर फर्दर एवेलुएशन. ठीक है, फॉर सेफ डिलीवरी. ये आपकी नॉर्मल हिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन आपने इसमें कुछ पॉइंट्स, यानी कि आपके हिस्ट्री के कुछ पॉइंट, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट और आपकी मेन इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट भी होने चाहिए कि पेशेंट हैज़ अ जो है देयर इज़ अ प्रोटीन यूरिया इन हर इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि आपने जो है जैसे ही आपने उसका जर्नल फिजिकल किया, आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया और आपने फॉरेन इन्वेस्टिगेशन मांगनी, ये कभी ना भूलना कि एग्जामिनर से फॉरेन इन्वेस्टिगेशन आपने मांगनी है. ठीक है, और जो है और ये याद रखिएगा आप, जैकलर, जॉन्डिस, एनीमिया, पेलर, साइनोसिस. ठीक है, ये आपने याद रखनी है. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. और एक दूसरे का ख्याल रखें. जैकलेट याद रखें, जॉन्डिस, एनीमिया, साइनोसिस, लिम्फ नोड्स, एडीमा, थायराइड. और आप जो है इस बात का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखिए, अपने डॉक्टर्स कम्युनिटी का ख्याल रखें. लव योर नेबर. ये आपके नेबर हैं जो कि एग्ज़ाम दे दे के और वो बहुत ज़्यादा जो है वो थक चुके हैं और उनकी मेंटल और फिज़िकल और उनकी जो है सोशल लाइफ सब पे असर पड़ रहा है. आपने अपने जो है दोस्तों का साथ देना है, अपने बहन भाई डॉक्टर्स का साथ देना है और उनकी मदद करनी है पास होने में. और इसीलिए मैंने अपना ये जो है प्रोजेक्ट जो है लव योर नेबर के नाम से शुरू किया है. खुदा आप सबको तौफीक दे कि आप अपने जो है डॉक्टर्स कम्युनिटी का दिल से ख्याल रखें. अपने जूनियर, अपने सीनियर जो एग्ज़ाम्स के मुश्किलात में फंसे हुए होते हैं, जो एग्ज़ाम दे रहा होता है, ये उसी को पता होता है उसके क्या हालात हो रहे हैं, किन हालात से वो गुज़र रहा है या गुज़र रही है. तो आप उनका ज़रूर साथ दें. गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू. आपके साथ हो खुदावंद और आप सबको कामयाब करे. आमीन. यीशु के नाम में आमीन.